अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की सियासी तारीख अनोखे वाकयात से भरी हुई है। हर दौरे हुकूमत में अनोखे से अनोखे वाकयात सामने आए, मगर अब तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत में जो वाकया सामने आया है वो पिछले तमाम अनोखे वाकयात के मुकाबले में एक अनोखा तरीन वाकया है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद ही चीफ सेक्रेटरी की तकरूरी की, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर की, फिर उसे हटाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया। 20 अरकान पंजाब असेंबली ने हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया और अब उनकी नाराज़गी को बुनियाद बनाकर चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया गया है। गवर्नेंस बेहतर करने के बजाय तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है और मुसलसल ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर रही है, मगर मसला अपनी जगह बरकरार है। तहरीक इंसाफ ने पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां की, बार बार तब्दीलियां की, फिर जो ब्यूरोक्रेसी आई उस ब्यूरोक्रेसी को बेहतरीन करार दिया गया। ये उम्मीद जाहिर की गई कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नवंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में 2 मुलाकातें हुई। उसके बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई। चीफ सेक्रेटरी समेत 31 सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया। 9 में से 8 कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। 31 डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। पंजाब की तकरीबन पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल कर रख दी और अब तहरीक इंसाफ को इस ब्यूरोक्रेसी से भी शिकायत हो गई है। ये शिकायत क्या है ये भी आपको बताएंगे, मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि जब नवंबर में नई ब्यूरोक्रेसी लाई गई थी जिसके खिलाफ खुद वजीर आला पर मुहाज बनाने का इल्जाम लग रहा है, तो उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा? ये जो हमने चेंजेस किए हैं, उस्मान ने और मैंने बैठे, हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हमने बाहर से लोगों की सबकी राय 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए। ये मैं आज जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जानता है, बेहतरीन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को हमने यहाँ पोस्ट किया। बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपके सामने आप इस पंजाब को जो पुराना पंजाब है और अब जो कंपेयर करेंगे, आपको पहली दफा नजर आएगा कि कितना गवर्नेंस सिस्टम कितना जबरदस्त है। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स को तैनात किया है, जिससे पुराने और नए पंजाब की गवर्नेंस में ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आएगा। अब फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि जिस ब्यूरोक्रेसी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेहतरीन करार दिया, उससे वज़ीर आला पंजाब को शिकायत हो गई। वज़ीर आला पंजाब चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जाए। अब ये उनका इख्तियार है, मगर वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बना दिया है और वो प्रेशर ग्रुप चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान का ग्रुप बनाने में वज़ीर आला पंजाब का अपना हाथ है। वज़ीर आला पंजाब ने ही अपने मखसूस लोगों को नाराज़ होने का इंदिया दिया, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के मामलात की बराह रास्त जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी को सौंप दी थी। ज़राए के मुताबिक नाराज़गी से पहले अरकान ने वज़ीर आला से तरक्याती फंड्स के हवाले से मुतालबा किया था, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि इस मुतालबे की राह में ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी हुई है। उसके बाद यह फैसला किया गया कि वज़ीर आला के इख्तियारात दोबारा लेने के लिए प्रेशर ग्रुप तश्कील दे दिया जाए और ब्यूरोक्रेसी को मामलात की खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया जाएगा। यानी खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान वज़ीर आला के पास गए, अपने हलकों से मुतालिक फंड्स का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने जवाब दिया कि ब्यूरोक्रेसी फंड्स की राह में रुकावट बनी हुई है और वज़ीर आला ने इन अरकान को ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ उठ खड़े होने का मशवरा दिया और फिर हुआ भी यही। अचानक 2 दिन पहले जो तहरीक इंसाफ के 20 नाराज़ अरकान सामने आए, ऐसा जाहिर किया गया कि इन अरकान को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से शिकायत है, मगर अब ये पता चला है कि ये अरकान फंड्स के हवाले से चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्हें आईजी पंजाब से भी शिकायत है। गुज़िश्ता रोज़ समा टीवी के प्रोग्राम में इन नाराज़ अरकान ने वाज़ेह किया कि उन्हें उस्मान बुज़दार से कोई मसला नहीं, उनकी कारकर्दगी से कोई मसला नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेसी से मसला है। सब ने शिकायत ब्यूरोक्रेसी के हवाले से की, चीफ सेक्रेटरी के हवाले से की और फिर खबर आई कि वज़ीर आला ने ही इन अरकान को 20 अरकान को मुलाकात के लिए बुला लिया है। मगर बात MPS तक महदूद नहीं है, उस्मान बुज़दार तक महदूद नहीं है। खुद गवर्नर पंजाब भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपने दोस्तों की तो सुन लेती है, मेरी नहीं सुनती। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े बड़े दावे करके नई ब्यूरोक्रेसी लाए। अब उस ब्यूरोक्रेसी से पंजाब के हालात तो बेहतर नहीं हुए, मगर उसे तब्दील करने के लिए पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप खड़ा हो गया है। ये सिर्फ एक चीफ सेक्रेटरी का मसला नहीं है। इससे पहले भी
पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर चुकी है और सिर्फ चीफ सेक्रेटरी का ही मसला नहीं है, बार बार मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील किए जा रहे हैं। यानी एक उस्मान बुज़दार को बचाने और उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने या फिर बेहतर दिखाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ की। यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी को शिकायत हो गई कि पहले नैब का डर और अब बार बार तबादलों की तलवार ने उसका एतमाद ही तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता 8 माह में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 9 सेक्रेटरी तब्दील कर चुकी है। इसके अलावा 3 सेक्रेटरी फाइनेंस, 3 सेक्रेटरी इतला, 3 सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, 3 सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, 3 सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और 3 सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी तब्दील किए जा चुके हैं। 2 माह में एक डिप्टी कमिश्नर के 3 तबादले हुए। पंजाब हुकूमत ने 10 माह में 4 सूबाई सेक्रेटरीज खुराक को तब्दील किया और इस तब्दीली ने मुल्क में आटे के बहरान में अपना हिस्सा भी डाला। और फिर सिर्फ सेक्रेटरीज की बात नहीं है, तहरीक इंसाफ को आईजी से भी शिकायत रही। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 1.5 साल में 4 आईजी पुलिस तब्दील किए। सिंध को शिकायत है अब कि वो आईजी को तब्दील करना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ मसला खड़ा कर रही है, जबकि पंजाब में बार बार आईजी को तब्दील किया गया मगर कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि पंजाब वफाक दोनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मगर इन सब तब्दीलियों के बावजूद भी पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही है। अहम बात यह है कि इत्तेहादियों को भी वज़ीर आला पंजाब से शिकायत नहीं है, उन्हें भी शिकायत है कि पंजाब को इस्लामाबाद से अफसरान के जरिए चलाया जा रहा है। काफ लीग जब हुकूमत से नाराज हुई तो उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि पंजाब को इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के जरिए चला रहे हैं। वफाकी काबीना में काफ लीग के वाहिद वज़ीर तारिक बशीर चीमा, जो काबीना की मीटिंग्स में भी खुलकर बात करने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दिया कि उस्मान बुज़दार से मसला नहीं है बल्कि मसला यह है कि पंजाब को इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है। फिर हुकूमती वफ़द से काफ लीग की मुलाकात हुई। काफ लीग ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। उस वक्त हमने तारिक बशीर चीमा साहब से पूछा कि आपको जो एतराज़ था क्या वो एतराज़ दूर होगा? आपका जो बुनियादी एतराज़ था, जो कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा, मैंने देखा, वो आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से पंजाब को चलाना चाहते हैं, वो भी ऑफिसर्स के जरिए। ये बात वज़ीर आज़म को आप कैसे समझाएंगे कि ये ना करें? सर देखेंगे, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, आगे फैसला उन्होंने करना है। ये चीज हमारा बुनियादी हक है कि एक चीज अगर हम गलत होते देख रहे हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गोशगुजार करें कि ये काम गलत हो रहा है, इसकी सलाह होनी चाहिए। देखें जी, 1 हफ्ते में अगर ठीक हो जाएंगी तो भी पता चल जाएगा, नहीं ठीक होंगी तो भी पता चल जाएगा। यानी इत्तेहादियों को भी पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से शिकायत, वज़ीर आज़म के पंजाब को ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाने से शिकायत, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को भी यही शिकायत। फ़र्क ये कि इत्तेहादी बराह रास्त कह रहे हैं मगर उस्मान बुज़दार एक ग्रुप के जरिए कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर चीफ सेक्रेटरी के जरिए पंजाब ना चलाएं। सूरत हाल यह है कि पंजाब के मामले में तहरीक इंसाफ में तकसीम नजर आ रही है। हुकूमत के वफाकी और सूबाई वुज़रा के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। ऐसा लगता है कि पंजाब की हुकूमत एक सर्कस का मंजर पेश कर रही है। एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वज़ीर आला पंजाब को हटाने के सवाल पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि उस पर वज़ीर आला पंजाब को खुद गौर करना चाहिए। फवाद चौधरी बार बार तनकीद करते रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म को पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से ख़त भी लिख दिया। तो फिर वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था कि उस्मान बुज़दार पर तनकीद इमरान खान पर तनकीद। उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट करने वाले इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये पार्टी के अंदर किसी शख्स ने भी किसी ऐसी स्टेटमेंट की पजीराई नहीं की है। फिर फवाद चौधरी ने फिरदौस आशिक ऐवान साहबा को जवाब भी दिया और अपने ही वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात के जवाब को जाहिलाना करार दिया। फिर जब तहरीक इंसाफ की फिरदौस आशिक ऐवान को तहरीक इंसाफी के वज़ीर फवाद चौधरी ने यह जवाब दिया तो फिर फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफी के पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैज़ हसन चौहान ने कहा कि अपने काम से काम रखें। यानी पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ से सबल नहीं रही, वुज़रा एक दूसरे से लड़ रहे हैं जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ रहा है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने बार बार ब्यूरोक्रेसी बदली, जिसके दादोशुमार हमने आपको भी बताया। लेकिन तहरीक इंसाफ ये नहीं बता रही कि 1.5 साल में उन्होंने पंजाब में कौन से बड़े मंसूबे शुरू किए जो ब्यूरोक्रेसी की वजह से रुक गए। तहरीक इंसाफ का कौन सा ऐसा विजन है जिस पर हुकूमत ने तो अमल दरामद करना चाहा मगर ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करने दिया। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है क्योंकि इस वक्त सूरत हाल यह है कि पहले से मौजूद प्रोजेक्ट्स मुतासिर हो रहे हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन तकमील के करीब मिला मगर अब तक ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई नहीं जा सकी। डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है। इसी तरह लाहौर में
सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो नून लीग के दौर में फाल था, अब ये मंसूबा भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत चला नहीं पा रही है। 16 जनवरी को एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर सामने आई कि हुकूमत की तरफ से फंडिंग जारी ना किए जाने की वजह से लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 8000 में से 4000 कैमरे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से हसास मकामात की निगरानी रुकी हुई है। इससे पहले 7 जनवरी को यह खबर सामने आई कि फंड जारी ना किए जाने की वजह से फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम रुका हुआ है। यह मंसूबा 3 साल पहले शुरू किया गया था ताकि स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जराइम में कमी लाई जाए। इस मंसूबे की लागत का तखमीना तकरीबन 157 मिलियन रुपए रखा गया। नून लीग की हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 80 मिलियन रुपए जारी भी कर दिए, जिससे उसके लिए इमारत तामीर की गई और 1 साल में यह काम हो गया। मगर फिर जून 2018 में फंड्स की किल्लत की वजह से इस मंसूबे पर काम रुक गया। इमारत है मगर कैमरे नहीं लगे। तहरीक इंसाफ ने अपना कोई मंसूबा शुरू किया ही नहीं। जो पहले से मंसूबे चल रहे थे उन पर काम रुक गया, तो फिर ये नाअहली किसकी है? अहम बात यह है कि जब फवाद चौधरी ने तनकीद की पंजाब हुकूमत तरक्याती कामों पर बजट नहीं लगा रही, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से जवाब आया कि उन्होंने 6 माह में तकरीबन 50% तरक्याती फंड्स रिलीज कर दिए हैं। ये फवाद चौधरी को पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने जवाब दिया। ये बात जब हमने फवाद चौधरी के सामने रखी तो एक और अनोखी बात सामने आई कि पंजाब हुकूमत को पैसों की कमी का मसला नहीं है। उन्हें तरक्याती कामों के लिए वफाकी हुकूमत से पैसे मिल भी गए हैं। उन्होंने वो पैसे उनके अपने दावे के मुताबिक रिलीज़ भी कर दिए हैं, मगर इसके बावजूद वो फंड्स इस्तेमाल नहीं हो सके हैं, जिससे कारकर्दगी पर और सवाल उठ गया कि पैसे हैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए 350 अरब रुपए का इस वक्त बजट है। मैंने पीएनडी से पूछा है, वो कहते हैं 77 अरब या 80 अरब रुपया जो है टोटल उन्होंने रिलीज़ किया है, जो इसका आपका जो है वो तरक्याती फ़ंड है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने 80 अरब रुपया, तो 4 तो महीने रह गए आप जून आने को, तो आपने क्या रिलीज़ किया? मुझे सब पंजाब हुकूमत का कहना है कि 77 नहीं, हमने 179 अरब रुपए 15 जनवरी तक खर्च किए हैं। तकरीबन टोटल जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसका 50% के आसपास हमने कर दिया है रिलीज़। मैं तो आपको पीएनडी की फिगर्स दे रहा हूँ। अगर फिर उनकी अपनी रिकॉन्सिलेशन नहीं है तो अपनी बैठ के रिकॉन्सिलेशन करें और फिर ये बात करें। वो रिलीज़ की बात कर रहे, रिलीज़ की बात है। खर्च तो जो है वो उन्होंने ऑब्वियसली इतने नहीं किए हैं। खर्च किए होते 115 अरब रुपया तो वो तो नज़र आ रहा होता है, और जो हिसाब है उसका वो बैठे और वो करे। इन्होंने मसलन कल मेरी इनसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने 27 अरब रुपया लोकल गवर्नमेंट के सारे रिलीज़ कर दिए हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर अपने से पूछा कि जी वो तो कह रहे हैं हमने रिलीज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो अभी तक जो है वो पैसे नहीं मिले। फिर मैंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से पूछा कि भाई वो तो कह रहे हैं रिलीज कर दिए आपने। उन्होंने कहा जी वो असल में वहां पे हिच है, 2 हफ्ते और लगेंगे, उसमें निकल जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है, मगर नवंबर में ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि उस्मान बुज़दार ने जिस तरह के इक़दाम उठाए हैं, जिस तरह के काम किए हैं, वो उस पर उन्हें दाद देते हैं। मगर मसला ये है कि उस्मान बुज़दार अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को उनके अच्छे कामों का पता नहीं चलता। तो सवाल उठा कि क्या अपने वज़रा को भी नहीं पता चल रहा अगर लोगों को नहीं पता चल रहा? बहरहाल वज़ीर आज़म ने ये राय दी। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूं कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता। तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह के आपके इनिशिएटिव्स देखे हैं, ये इंशाल्लाह पंजाब का आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली जिस तरह की जो आपने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं हर एरिया के अंदर, और ये आपको नज़र आएगा कि ये जो लग रहा है मुझे कि पंजाब लीड करेगा रिकवरी पाकिस्तान की। और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब आपको मैं दाद देता हूँ। वो कौन से इनिशिएटिव्स थे जो आज तक नहीं बताए गए और अब खुद हुकूमती वज़रा इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी से खुद उस्मान बुज़दार खुश नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब सीनियर साहबी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब ये क्या मामला हुआ है? ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए वज़ीर आज़म पंजाब चलाना चाहते हैं जिस पर उस्मान बुज़दार इत्तेहादी कोई खुश नहीं है, खुद वो ब्लॉग बना रहे हैं। असल में मसला क्या है? उस्मान बुज़दार क्या खुद उनसे इख्तियार चला गया है, वज़ीर आज़म ने ले लिया है इसलिए खुश नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये जो आखिरी बात आपने की है ये सच है कि जब ये आखिरी दफ़ा चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी साहब आए तो उस वक्त शायद वज़ीर आज़म साहब ये समझ चुके थे कि उस्मान बुज़दार साहब की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि उन पे ये बोझ डाला जाए। तो उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि बड़े इफ़ेक्टिव चीफ़ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान साहब जो सेक्रेटरी इंटीरियर थे उनको, और जो बड़ी एक अच्छी शोहरत रखने वाले आईजी से जो मेरिट पे बात करते हैं उनको भेजा।
और उन्होंने आते ही सब जितनी ब्यूरोक्रेसी थी उसको बदल दिया कि वो ये तासुर देना चाहते थे कि वो एक नई टीम लेके आए हैं और उसके साथ एक नया जो है वो सिस्टम लाएंगे। इसके साथ ही जब बुज़दार साहब जो कि आल इन आल थे, उनके जो साथी थे, उनके जो MPs थे, उनको शिकायत पैदा होने लगी। और आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर इतना ताकतवर होता है कि उसके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी उसकी वजह से ताकत पकड़ जाते हैं। तो वो मुसलसल ये दो लॉबियाँ बन गई, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी और IG की लॉबी थी, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर की लॉबी थी। और चीफ मिनिस्टर के लोग यहाँ तक कहते हुए सुने गए कि जो अफसर चीफ मिनिस्टर से मिलता है उसको पोस्टिंग नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जो चीफ सेक्रेटरी के हामी थे वो कहने लगे कि असम्बली के अंदर जो IG और चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ बातें होती हैं वो चीफ मिनिस्टर की लॉबी करवाती है। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ये भी वही लोग हैं साउथ पंजाब के ज़्यादातर जो कि बुज़दार साहब से के करीब समझे जाते हैं। और उन्होंने बात भी आज कर दी कि वो IG और चीफ सेक्रेटरी के ज़्यादा इख्तियारात के ख़िलाफ़ हैं। तो बात वही है कि इस तरह से सिस्टम आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता। अगर आइन के अंदर लिखा है कि सूबे का चीफ एग्जेक्टिव चीफ मिनिस्टर होगा तो चाहे वो नायल हो अहल हो, चीफ एग्जेक्टिव तो वही रहेगा। अगर उन्हें उनकी अहलियत पे शक है तो फिर उन्हें चीफ मिनिस्टर बदलना होगा। ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये जो अधूरे इक़दामात हैं, इससे काम नहीं चलता। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे भी कारगुजारी कराएं और IG साहब बहुत अच्छा काम भी दिखाएं, लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप ना हो तो वो काम जो है वो उसकी कभी भी कोई उसको ओन नहीं करेगा। तो ये सिस्टम इस तरह भी चल नहीं सकता। और दूसरी तरफ ये जो कहा जा रहा है कि शायद काफ लीग इसके पीछे है, मेरी 2 दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब से तफसीली मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है कि अभी कोई तब्दीली का बगल बजा नहीं है। अभी तो ये इंटरनल बिकरिंग है, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, ये सिस्टम चल नहीं रहा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, शायद फरवरी में या मार्च में वो वक्त आएगा जब तब्दीली का बगल जो है वो बजेगा और फिर ज़ाहिर है इनका बुज़दार साहब का रहना जो है वो मुश्किल हो जाए। सब मगर इसकी वजह क्या है? वज़ीर आज़म बज़िद क्यों हैं? कभी बार बार ब्यूरोक्रेसी पर जिम्मेदारी डालते हैं। 16-17 माह में बार बार ब्यूरोक्रेसी बदली है। कभी कहते हैं मीडिया उनकी तशरीह सही नहीं करता, मीडिया सही नहीं दिखाता। अगर कोई वज़ीर बोले तो उसके खिलाफ खुद तहरीक इंसाफ से आवाज़ उठ जाती है। बज़िद क्यों हैं वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को रखने के लिए, जब खुद ही चलाना पड़ रहा है उनको इस्लामाबाद से, जिस पर भी इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमें सबको पता है कि खान साहब बड़े ईमानदार हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ बाज़ चीज़ों में वो ज़िद्दी भी हैं। मंसूर अख्तर का वाक़या हमें नहीं भूला कि जब वो इसरार करते थे कि मंसूर अख्तर बहुत कवर ड्राइव अच्छी खेलता है और वो उसको बार बार टेस्ट खिलाते रहे, वो बार बार नाकाम होता रहा। मुझे लगता है कि बुज़दार का मामला भी ऐसा ही है, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। वो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतने बड़े सूबे को चलाना और उसके लिए महारत ना हो, तजर्बा ना हो, पहले से आप उस तजर्बे से गुज़रे ना हो, आप एक तहसील नाज़म हो और तहसील नाज़म के बाद आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और इतनी ज़िम्मेदारी दे दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब का भी कसूर इतना नहीं है। कसूर इस फैसले का है जिसमें उन्हें आल इन आल चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। वो डिलीवर नहीं कर सके और चूंकि अब सूबे जो हैं उनके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं, मरकज़ के पास तो फंड्स भी नहीं हैं, ना इख्तियारात हैं, सारे महकमे सूबे के पास हैं। और ऐसे में जब वो डिलीवर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इसका सियासी नुकसान खान साहब को भी होगा और पंजाब PTI को भी होगा। बहुत शुक्रिया। सिलवाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक बहुत अहम खबर, उस पर बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब आला अदालतें नैब की गिरफ्तारियों पर सवाल नहीं उठाती। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद तफ्तीश मुकम्मल ना करने पर बरहमी का अदालतें इजहार ना करती हों, मुश्किल से कोई ऐसा दिन गुजरता है। ऑपोजिशन, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कम्युनिटी के बाद अब खुद वजीर आजम इमरान खान भी अपनी हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी का जिम्मेदार नैब को करार दे रहे हैं। आला अदालतें नैब के तरीक़ेकार से मुतालिक सख्त फैसले और रिमार्क्स दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने आमदी सज़ा के केस में नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए 1.5 साल से गिरफ्तार अहम ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को जमानत पर रिहा किया था। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जाली अकाउंट्स केस में शर्जील मेमन की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त की समाअत के दौरान
नैब के तरीक़ाकार से मुताल्लिक सख्त रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस लुबना सलीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट्स केस में शर्जील मेमन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की तो शर्जील मेमन अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा के साथ पेश हुए। समाअत के आगाज पर लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि हमने नैब ऑर्डिनेंस के तहत इंक्वायरी खत्म करने की दरख्वास्त भी दी है। नैब सोलर पैनल केस में शर्जील मेमन की गिरफ्तारी चाहता है। शर्जील मेमन ने सिंध रोशन प्रोग्राम की समरी बतौर वजीर आगे भेजी, लेकिन शर्जील मेमन मंसूबे की मंजूरी देने वाली कमेटी के रुकन नहीं थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि शर्जील मेमन पहले भी एक केस में गिरफ्तार रह चुके हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा कि पहले शर्जील मेमन इस केस में गिरफ्तार नहीं थे। इस जवाब पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि जिस केस में भी गिरफ्तार थे, आपने उसी वक्त उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की? 20 महीने तक एक शख्स गिरफ्तार रहा, उस वक्त तफ्तीश की जा सकती थी। नैब के पास किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं, सिर्फ तफ्तीश का इख्तियार है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि अब क्यों शर्जील मेमन की दोबारा गिरफ्तारी चाहिए, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हमने शर्जील मेमन से मंसूबे में करप्शन की रकम बरामद करनी है। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि नैब के पास किस कानून के तहत गिरफ्तार करके रकम बरामद करने का इख्तियार है? क्या आपने शर्जील मेमन को गिरफ्तार करके मारना है, टॉर्चर करना है? नैब सिर्फ तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर सकता है, नैब के पास रकम बरामद करने का इख्तियार नहीं है। प्ली बार्गेन भी रजाकाराना होता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि नैब ने अगर खुद सजाएं देनी हैं तो हम अदालतें बंद कर देते हैं। नैब किस कानून और इख्तियार के तहत गिरफ्तार करके रकम खुद बरामद कर सकता है? गिरफ्तारी के दौरान कोई प्ली बार्गेन पर राजी हो तो वो प्ली बार्गेन नहीं होगा। मुल्जिम प्ली बार्गेन मुकम्मल आज़ादी और अपनी मर्जी से ही कर सकता है। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि नैब केस में ऐसे जमानत नहीं हो सकती, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि अगली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोबारा पढ़कर आए और तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर गिरफ्तारी की ठोस वजूहात बताएं। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में शर्जील मेमन की अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अब अहम बात यह है कि शर्जील मेमन पहले भी नैब के केस में गिरफ्तार थे और अब नैब उनकी एक और केस में गिरफ्तारी चाहता है और चेयरमैन नैब कहते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम में गिरफ्तारी करनी पड़ती है, तवील रिमांड चाहिए होता है, क्योंकि ये आम चोरी का केस नहीं होता। इस केस में बहुत तहकीकात चाहिए होती है, दूसरे ममालिक की हुकूमतों से भी तहकीकात चाहिए होती है क्योंकि वो शामिल होती है। कहना कि जी नैब का रिमांड 15 दिन कर दिया जाए, ये किसी चोरी का केस नहीं है जो नैब जिसको डील करती है। ये डकैती का केस नहीं है, ये वाइट कॉलर क्राइम है। और दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया की किसी तफ्तीशी या तहकीकाती एजेंसी के पास मुनासिब वक्त होता है। वाइट कॉलर क्राइम एक बड़ा मुश्किल अमल है और स्पेशली उस वक़्त ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जबकि दूसरे ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व हों, उनकी अपनी पॉलिसी है। मगर वज़ीर आज़म के दोस्त और मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की ऑफशोर कंपनियों का केस भी वाइट कॉलर क्राइम का केस था, उसमें दूसरे ममालिक भी शामिल थे। मगर जुल्फ़ी बुखारी केस की इंक्वायरी नैब ने अचानक बंद कर दी और वजह ये बताई कि उनके खिलाफ सबूत मौजूद नहीं थे। और जब हमने गुज़िश्ता दिनों तर्जुमान नैब से ये सवाल किया कि नैब वाइट कॉलर क्राइम में मुल्जिमान को गिरफ्तार करता रहा है, क्योंकि चेयरमैन नैब के मुताबिक वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के लिए रिमांड की ज़रूरत होती है, तो जुल्फ़ी बुखारी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? बगैर गिरफ्तारी के कैसे इंक्वायरी बंद कर दी गई? तो तर्जुमान नैब ने हमें इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। इसी तरह कल फवाद हसन फवाद की ज़मानत हुई और फ़ौरन नैब का एलामिया ज़मानत के बाद सामने आया कि फवाद हसन फवाद की ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस तरह नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इसके अलावा दूसरे अपोजिशन के रहनुमाओं की जब ज़मानत पर रिहाई हुई तो उसे फौरी तौर पर चैलेंज किया। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT पर स्टे ऑर्डर दिया तो नैब ने अदालत से 1.5 साल गुजरने के बावजूद स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए रुजू नहीं किया। गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को चेयरमैन नैब ने खुद कहा कि पेशावर BRT और मालम जब्बा का रेफरेंस तैयार है, मगर अदालत की स्टे ऑर्डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है,
ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। अब एक तो मालम जब्बा केस में कोई स्टे ऑर्डर है नहीं और पेशावर बीआरटी में स्टे ऑर्डर को 1.5 साल हो गया और चेयरमैन नैब के इस बयान को भी 1.5 माह का अरसा हो गया। इस हवाले से जब हमने तर्जुमान नैब से पूछा कि नैब ने बीआरटी और मालम जब्बा केस में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को ख़त्म करने से मुतालिक क्या रुजू किया है, क्योंकि चेयरमैन नैब ने कहा था कि स्टे ऑर्डर है, तो नैब तर्जुमान ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि चेयरमैन नैब खुद कह चुके हैं कि इन केसेस में रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन नैब की तरफ से इन केसेस पर मुकम्मल खामोशी है। अदालत में दूसरे केसेस में फौरन अपील कर दी जाती है। फवाद हसन फवाद कल जमानत पर रिहा हुए, कल ही ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन पेशावर बीआरटी के स्टे ऑर्डर के खिलाफ अब तक नैब ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। बहरहाल नैब पर मुल्जिमान को कई माह गिरफ्तार रखने के बावजूद और केस साबित ना करने पर अदालतों के सख्त रिमार्क्स और फैसले सामने आ रहे हैं और अब हुकूमत और अपोजिशन भी नैब कवानीन में तब्दीली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपोजिशन के साथ मुफाहमत और इत्तेफाक राय की इस फिजा में हुकूमत के पास ये अहम मौका है कि वो अब अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे, महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। हुकूमत के अपने वज़रा भी यही समझते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कह चुके हैं कि लोगों को जेलों में रखकर उनका एहतसाब और इंतकाम की नज़र बनाने के बजाय महंगाई कम करके आवाम को मुतमईन किया जाए। मसला ये शेख साहब के इस वक्त डिलीवरी तो है नहीं दिखाने को, महंगाई उरूज पर है, आटा भी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, तो डिलीवरी तो नजर आ नहीं रही हुकूमत की। दूसरी तरफ जो उनके अपने एमएनएज हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अवाम में और अपने हल्के में दिखाने के लिए अब सिर्फ एहतसाब रह गया था। अब वो एहतसाब के दावे भी खोखले हो गए हैं। एक आप ये राय दे रहे हैं कि एहतसाब अगर हो जाता तो लोग मुतमिन हो जाते। मेरा ख्याल है सस्ता आटा और सस्ती बिजली देते तो लोग मुतमिन हो जाते। ये एक कौम की सोच ज़रूर है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है आटा सस्ता, चीनी सस्ती, बिजली सस्ती, गैस सस्ती, घी सस्ता और 11 चीज़ें जो गरीब को चाहिए वो सस्ती मिलें। आप अपने वीएन से हटकर अगर अपना रास्ता थोड़ा सा बदल कर अपनी मंजिल पर पहुँचें और 5 साल पूरे करें और लोगों को डिलीवर करें, उससे ये कहीं बेहतर और देर पाए बजाय इसके कि हम लोगों को जेलों में रखें और उनका एहतसाब करें और उनको इंतकाम की नज़र बनाएं। इंतकाम की नज़र बनाएं। मुसलसल इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते रहे कि एहतसाब होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एहतसाब के नाम पर इंतकाम नहीं होना चाहिए। और अब यही बात खुद हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हमने शेख रशीद साहब से मुतालिक सवाल किया था तो उन्होंने उस वक्त तस्लीम किया था कि एहतसाब का अमल तवक्कात के मुताबिक पूरा नहीं उतरा। आप ही का जुमला है कि फेस बिहाइंड द केस, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब नैब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया? देखें नैब ने क्या कंप्रोमाइज़ करना। अब देखें नैब ने भी अपने ताईं तो कोशिश की, 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में हैं और फिर ये अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के मेयार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई, तवक्कात पूरी नहीं आई। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बाद इलेक्शन कमीशन का मामला भी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर हल किया और नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी इंदिया दे रहे हैं कि मिलजुल कर ये मामला हल करेंगे। हामिद मीर साहब सीनियर साहबी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब आपको लगता है कि ये जो नैब कवानीन का मसला है, अदालतें सवाल उठा रही हैं, फाइनली ये हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे? देखें ये जो हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात हैं ये तो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, लेकिन ये आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान के नामों पर जो इत्तेफाक हुआ है, इसको हम बाकी मामला से जोड़ नहीं सकते। इसलिए कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो मामला था ये तो अपोजिशन कोर्ट में ले गई थी। कोर्ट उनको बार बार कह रही थी कि आप अपने पार्लिमानी कमीशन के ज़रिए ये मामला तय करें और ये मामला बार बार कोर्ट में ना लेके आएँ। तो अपोजिशन ने तो इसमें कोशिश की थी कि ये मामला जो है ये आपस में तय ना हो, ये कोर्ट से तय हो। तो अब कोर्ट ने इनको हाथ नहीं पकड़ाया। कोर्ट इनको बार बार कहती रही थी पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट में जाकर तय करें। और उसमें भी जो डिले हो रहा था, उस डिले की वजह हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ नहीं था, उस डिले की वजह भी अपोजिशन और अपोजिशन का इख्तलाफ था। क्योंकि पीपल्स पार्टी कोई और नाम दे रही थी, मुस्लिम लीग नून कोई और नाम दे रही थी। फिर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का जो मामला था उस पर भी अपोजिशन ही के आपस में इख्तलाफात थे। तो वो जब अपोजिशन ने आपस में मामला तय किए हैं तो हुकूमत के साथ भी मामला तय हो गया।
अलबत्ता जो नैब कवानीन में तब्दीली का मामला है, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और इसमें हुकूमत के लोग जो हैं वो भी इसमें मुझे सीरियस नज़र आते हैं, अपोजिशन के लोग भी सीरियस नज़र आते हैं। लेकिन इसमें कोई कोशिश होगी नैब की तरफ से, या जो नैब के मौक़िफ़ की हमायत करने वाले लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन इस मामले में मुत्फिक ना हो, इसलिए कि आने वाले दिनों में हुकूमत की भी कुछ शख्सियात हैं और अपोजिशन की कुछ मज़ीद शख्सियात हैं, नैब उन पर हाथ डालना चाहती है। लेकिन नैब की क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब हो गई है, नैब की अपनी रेपुटेशन पर इतने सवालात पैदा हो गए कि वो अब अपने आप को डिफेंस, उनके लिए अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो गया। आप देखें ना, जिस तरह की ये फवाद साहब का केस है, 1.5 साल उनको बंद रखा, आखिर में कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो उनसे एक बेस बन रहा है। मसलन हुकूमत के लोग जो हैं वो ये कहते हैं जी सब्तैन खान जो है वो पंजाब का सूबाई वजीर था, नैब ने उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर इंक्वायरी मुकम्मल हुई, कोई चीज़ साबित नहीं हुई, अब वो दोबारा वजीर बन गया है। तो जिस तरह की मिसालें फवाद साहब की हैं और अपोजिशन की कुछ शख्सियात हैं, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब पे अभी तक कुछ साबित नहीं हो रहा, एहसन इकबाल साहब पे कोई इल्ज़ाम जो है वो अभी तक सही उसका कोई सबूत आपके सामने नहीं आ रहा। तो कल को फिर यही होगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद इनको भी नैब को रहा करना पड़ेगा, अदालत जो है वो जमानत देगी। तो फिर क्या इस तरह ये क्या सिलसिला चलता रहेगा? तो इसके आगे बंद तो बांधना है ना किसी ने। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इस वक्त अपोजिशन का भी इंटरेस्ट है, हुकूमत का भी इंटरेस्ट है कि नैब के कवानीन में कोई कम से कम ऐसी तरमीम ज़रूर की जाए, तब्दीली ऐसी ज़रूर की जाए कि आप किसी शख्स को 1.5 साल तक बगैर मुकदमे के अपनी मर्जी के मुताबिक सिर्फ इंतकाम के लिए आप उसको जेल में बंद ना रख सकें। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कोई इख्तलाफ वाली गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ वर्गलाया जा रहा है, कुछ उनको भड़काया जा रहा है कि आप इस पर ना करें, लेकिन लगता यह है कि ये हो जाएगा। मतलब अगर हो जाएगा तो इसमें कम से कम इतना हो जाएगा कि ज़ाहिर एहतसाब हो, अच्छी बात है, मगर अब तो ये इंतकाम ह्यूमन राइट्स का मसला बन गया है। चेयरमैन नैब का जो गिरफ्तारी का अख्तियार है उस पर अदालतें सवाल उठा रही हैं, जिसको दिल चाहता है करते हैं। इंक्वायरी के स्टेज पर कर लिया, हसन इकबाल साहब को गिरफ्तार और जुल्फी बुखारी साहब को बगैर गिरफ्तार किए उनकी इंक्वायरी बंद कर दी है। बालम जब्बा केस हो, BRT हो, कहीं जाते हैं अपील में, कहीं रेफरेंस की स्टेज तक पहुँच गए हैं, स्टे ऑर्डर नहीं वेकेट करा रही। जो सवालात पैदा हो रहे हैं इस हवाले से कुछ ना कुछ कानून साजी और नैब चेयरमैन के अख्तियारात के हवाले से। देखें, आपने जुल्फी बुखारी साहब का जिक्र किया और नैब ने उनका केस बंद कर दिया है। तो अब आप ये देखिए कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा तो चेयरमैन नैब जो है उन्होंने एक बड़ी एक तकरीर की थी जिसकी बड़ी मशहूरी हुई थी कि हवाओं के रुख बदलने वाले हैं। भाई क्या रुख बदला है? माजरत के साथ अर्ज है, क्या रुख बदला है कि जुल्फी बुखारी का केस बंद कर दिया आपने, ये रुख बदला है? तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बड़े बड़े केस बनाने के दावे करते हैं और इनके पास छोटा सा सबूत भी नहीं होता। तो अब ये जो जुल्फी बुखारी का केस बंद किया है और भी कुछ लोगों के ये केस बंद करने वाले हैं, तो ये फ़ौरन दबाव में आ जाते हैं। उनको लगा ये है कि हुकूमत जो है वो शायद अपोजिशन के साथ मिलके नैब का कानून तब्दील करेगी और इस तरह कानून तब्दील करेगी कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चलता रहे, लेकिन चेयरमैन नैब के पास जो ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात हैं वो कम हो जाएँ। तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जुल्फी बुखारी का जो केस है वो बंद कर दिया। तो ये आपने हवा का रुख तब्दील किया है, हवा का रुख तो वही पुराना चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उनको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर ये इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली ना की तो जो कुछ आज अपोजिशन की अहम शख्सियात के साथ हो रहा है वही कल को खुदा न ख्वास्ता तहरीक इंसाफ की शख्सियात के साथ भी होगा। लिहाजा अगर आज अपोजिशन इस मामले में तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर नैब के कवानीन में कोई तब्दीली करना चाहती है तो कर लेनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के जो अरकान थे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि नैब और FIA के सरबराहों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आके ये बताना चाहिए कि आपको जो यहाँ से हम केस भेजते हैं नैब को और FIA को, आप उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करते। यानी कि जो वाकई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो केस पकड़ लेती है और जिसमें कि नूर आलम खान साहब भी उस कमेटी के इजलास को बता रहे थे कि उन्होंने करप्शन के केस पकड़ के तहकीकात करके नैब को और FIA को भेजे, वो उस पर कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उसमें कोई सियासतदान नहीं होता, लेकिन वो उन केसों में कार्रवाई करते हैं जिसमें कोई सियासतदान फंसता है।
तो मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तो लग रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं कि ये जो सियासतदानों की विक्टिमाइजेशन का एक तरीकाकार नैब ने शुरू किया हुआ, इसका रास्ता बंद किया जाए। लेकिन अगर ये किसी के बहकावे में आ गए तो हो सकता है ये ना कर सकें, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में लग रहा था कि दोनों बड़े सीरियस हैं। बहुत शुक्रिया, आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा लाजमी है कि एहतसाब हो, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, मगर उसके साथ साथ एहतसाब इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। जब हुकूमती वज़रा खुद भी कह रहे हैं और चेयरमैन नैब के इख्तियारात पर, गिरफ्तारियों पर खुद अदालतें सवाल उठा रही। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे। मैं फिक्रमंद नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं घबराहट का शिकार नहीं हूं, मैं गुस्से में हूं। ये अल्फाज भारत के मारूफ फिल्म स्टार नसीरुद्दीन शाह के हैं, जो ये बता रहे हैं कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों ने भारत में कितना गम गुस्सा पैदा कर दिया है। भारत में शहरियत के मुतरादिया कानून की वजह से कितनी घुटन पैदा हो गई है कि 70 साल भारत में गुजारने वाला शख्स भी ये बात कर रहा है, जिसने बॉलीवुड में 8 फिल्मों को मुतारिफ कराया। मोदी हुकूमत के इकदामात के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं, उन पर पुलिस तशद्दुद कर रही है, जिसकी वीडियो फुटेज आए दिन सामने आती है। नसीरुद्दीन शाह ने इस बात की भी मजम्मत की और कहा कि तलबा और दानिशवरों की तौहीन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं कि नरेंद्र मोदी में तलबा के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं है, क्योंकि वो खुद कभी तालिब इल्म नहीं रहा। नरेंद्र मोदी अब तक अपने इख्तिदार में सब आवाज़ों को दबाने में कामयाब हो गए थे, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो अदलिया की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, मगर तलबा की आवाज़ दबाना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि अब ये तलबा की आवाज़ दानिशवरों तक, उनके स्टार्स तक पहुँच चुकी है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।